नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, कुछ राज्यों में एसआईआर की तारीख बढ़ गई है। बीएलओ के लिए ये बहुत ही राहत भरी खबर है क्योंकि एसआईआर पर संसद से सड़क तक बहस काफी बढ़ गई थी। इलेक्शन कमीशन और सत्ता पक्ष एसआईआर को पूरी तरह फुल प्रूफ बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों है, तो अब आयोग ने और टाइम भी दे दिया। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को अब विपक्ष संदिग्ध बता रहा है। पक्ष विपक्ष में एसआईआर पर कहीं भी सहमति नहीं दिख रही। विपक्ष से इलेक्शन कमीशन की निष्क्रियता, निष्पक्षता पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इतने सवालों के बीच किया गया एसआईआर क्या पूरी तरह भरोसेमंद होगा? अगर फर्जी वोटर नहीं जुड़े हुए हैं तो कुछ लोग भाग क्यों रहे? एसआईआर पर क्या पक्ष, विपक्ष और आयोग में और तालमेल की जरूरत थी? क्या एसआईआर को एक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए था जो नहीं हो पाया? क्या विपक्ष के लगातार सवालों से एसआईआर की पारदर्शिता भंग हुई है? और भी कई सवाल हैं जिन्हें उठाएंगे ताल ठोक कर और जवाब ढूंढेंगे उनका अपने मेहमानों के साथ चर्चा के दौरान। मेहमानों का मैं परिचय कराऊं और उनके पास जाऊं उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। साल तक क्या सरकार सो रही थी? जो उनको अब याद आई कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठियों को हटाना है। और अगर घुसपैठिए हैं तो एसआईआर हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिए आ रखा है। जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। राहुल गांधी को ये आदत छोड़नी पड़ेगी, हिट एंड रन करना और पीएम और एचएम के भाषण को बहिष्कार करना। अगर कोई घुसपैठिया मिला इनको अभी तक कि कोई सूची जारी कीजिए, घुसपैठिया मिले कि नहीं मिले कि हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने का ही काम करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक ट्रांसपेरेंट मतदाता सूची होनी चाहिए, घर घर हो रहा है, तो आखिर ये कब तक अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पे, मतदाता सूची पे, ईवीएम पे फोड़ते रहेंगे? मेहमानों का मैं परिचय करा के तुरंत डिबेट का रुख करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएमसी से प्रवक्ता स्वयं पुरोहित हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के मलूक नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, वो हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। निशांत हमारे साथ हैं, निशांत आनंद कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सबसे पहला सवाल मोहम्मद अमीन साहब आप ही से ले लेते हैं क्योंकि आप पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के। सवाल ये उठ रहा है कि इतने आनन फानन में एसआईआर कराया गया और इतने सारे सवालों के बीच क्या ये उतना पारदर्शी है जितना सरकार की तरफ से इसे बताया जा रहा है? क्या ये संदिग्ध घेरे में नहीं आता? इतनी जल्दबाजी कि अब आपको डेट भी बढ़ानी पड़ी, तो ये इससे सवाल और गहरा हो जाता है कि आपको डेट बढ़ानी पड़ी, इसका मतलब है कि आपने आनन फानन में और जल्दबाजी में इस प्रक्रिया को लागू किया। क्या ये आरोप सही है? देखिए, आरोपों की बौछार तो इलेक्शन कमीशन पे आती है और करते हैं लोग समय समय पर, करना भी चाहिए, उनका अपना अधिकार है। लेकिन जहाँ तक संवैधानिक अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन का है कि देश का हित रखना और देश में हर तरह का स्वतंत्र चुनाव कराना, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई आज से नहीं बना है, जब से आज़ादी हुई 51-52 से चुनाव आज तक कराते आए हैं और कभी भी इस तरह की बातें नहीं आई। लेकिन हाँ, समय समय पर इलेक्शन कमीशन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, चाहे वो आप ईवीएम को लेके देख लीजिए, चाहे वो आप वीवीपैट को लेके देख लीजिए, बक्सों को लेके देख लीजिए, बैलेट पेपर्स को देख लीजिए,
चुनाव प्रक्रिया के ऊपर देख लीजिए। अब एक नया एक शगुफा छोड़ा गया कि वोट चोरी होता है और साथ में ये कहा गया कि वोट चुरा लिए गए। और ये मैं कहने में पीछे नहीं हटूंगा कि जो दिल्ली और हरियाणा, और आप देखिए कि महाराष्ट्र के चुनाव हुए उस वक्त सीधे राहुल गांधी ने, एलओपी ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि सरकार से मिलकर कमीशन जो है हमारे 50 लाख वोट काट दिए और बीजेपी के वोट जोड़ दिए, इसलिए इनकी सरकारें इन स्टेटों में बनी हैं। और वो इस बात को ये भूल गए कि यही ईवीएम मशीन थी 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके सामने इंट्रोड्यूस हुई, जबकि बीजेपी ने भी ये कहा था कि ईवीएम ठीक नहीं है। और जेवी नरसिम्हा ने भी किताब लिखी, अडवाणी जी ने वो भी इनॉग्रेट किया, जनता ने देखा, लेकिन कभी भी किसी तरह से कोई प्रमाण इसका नहीं मिला कि ईवीएम मशीन जो है गलत है या ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी की जा सकती है। मैं उस वक्त कमीशन में ही था, सबको बुलाया गया, हर पार्टी लीडर्स को, लेकिन कोई देश का पार्टी लीडर जो आज इल्ज़ाम लगाता रहा, कोई भी फ्रंट पर नहीं आया कि साबित करे कि किस तरह मशीन हैक हो सकती है। आप देखिए, इसी तरीके से अब जब इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने सोचा तो उसके बाद सामने हमारा बिहार था और बिहार के लिए SIR प्रक्रिया शुरू की गई। ये कोई आज की नहीं है, 2003, 2002 और 2004 में भी हुई, और इसका जब काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था तो देखा गया क्यों ना किया जाए। मुझे ये जानना चाहिए सबसे पूरी आपकी जनता से और सबको, क्या सही ये सच नहीं है कि जो मरे हुए लोग हैं उनको लिस्ट से हटा देना चाहिए, जो परमानेंटली जा चुके हैं उनको हटा देना चाहिए, जो डुप्लीकेट वोटर हैं उनको हटा देना चाहिए। इसके लिए एक प्रक्रिया की गई, उसका नाम था SIR। ठीक है, जब SIR प्रक्रिया शुरू की गई उसमें कहा गया समय कम है। आप होते कौन है, आप लोग होते कौन है कम कहने वाले? ये इलेक्शन कमीशन का काम है, देश का चुनाव कराता है, वो सही कह रहे थे ना, तभी तो इलेक्शन हमेशा कमीशन कराता है, ने कोई उसकी नई बात नहीं है। म्याद बढ़ा हम दी कैसे है। मैनेज करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हाँ, कुछ समय चाहिए था, वो इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया क्योंकि उनके अधिकारियों ने कहा और सजेशन दिया कि कुछ समय बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कहना ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ बिहार का। 4 लाख वॉलंटियर्स जो हैं वो BLOs के साथ लगाए गए, पेड वॉलंटियर बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा इस बात को, ठीक है, आपकी व्यवस्था, आपकी प्रक्रिया, इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब, सवाल ये उठा कि कितने घुसपैठिए मिले बिहार में, सवाल ये उठा। हाँ, अब मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ और ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठियां ढूंढना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करना, कि हमारे देश में चुनाव हो सके। हर चुनाव प्रपत्र में जिसमें एप्लीकेशन है नीचे लिखा है हम भारत के नागरिक हैं, उसको अधिकार देता है इलेक्शन कमीशन चुनाव में, आयोग में भाग लेने का। ठीक है, मोहम्मद अमीन साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अजय आलोक, मोहम्मद अमीन साहब ने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन का काम अपनी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है, लेकिन घुसपैठियों के हवाले से SIR की प्रक्रिया को जायज बताया गया था। सरकार की तरफ से कहा गया था कि घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए और वोटर लिस्ट से बाहर निकालने के लिए ये पूरी प्रक्रिया बहुत बड़ी कारगर और सकारात्मक प्रक्रिया साबित होगी। सवाल यह कि सरकार अब भी जवाब नहीं दे पाई कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, ना पता चल रहा है पश्चिम बंगाल में कितने मिले, ना उत्तर प्रदेश में कितने मिले। तो अब सवाल विपक्ष ये पूछ रहा है कि उनकी कोई लिस्ट जारी क्यों नहीं कर देती सरकार कि इतनी संख्या में इतने घुसपैठिए यहां मिले हैं। देखिए, सबसे पहले विपक्ष को यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का काम देश के नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए है। इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठिया पहचान करने की नहीं है। ठीक है, ये SIR ड्राइव जो चली, ये एक डेटरेंट फैक्टर हुआ। उस डेटरेंट फैक्टर का असर हमने ये देखा कि 65 लाख लोग बिहार में उनके नाम कट गया। किसी 65 लोगों ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, एक आदमी वापस नहीं आया। डेड लोग के नाम कटे, डुप्लीकेट लोग के नाम कटे, स्थानांतरित लोग के नाम कटे। अब ये स्थानांतरित कौन है, कहां चले गए भाई? अब जब स्थानांतरित की, जितने लोग स्थानांतरित हुए हैं, चुनाव आयोग ने तमाम जिलों में सारे DM और SP को ये लिस्ट भेज दी है। अब बिहार पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है कि स्थानांतरित वाले हैं कौन। जब वेरिफिकेशन अभी काम बिहार का शुरू हो रहा है तो काफी लोग जहां स्थानांतरित हुए वहां भी नहीं मिल रहे। हमने बंगाल में देखा कैसे स्थानांतरित लोग होना शुरू हो गए हैं, लाखों लाख की संख्या में स्थानांतरित होकर वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में 70 लाख अनमैप्ड लोगों का नाम पकड़ा है। अब उसकी रीवेरिफिकेशन की जा रही है, जो कि सरकार द्वारा जबरदस्ती वोटर लिस्ट में एडिशन करवा दी गई। कि जैसे मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर गोपाल अगर है तो मेरे पिताजी का नाम हो गया प्रमोद,
इस तरह से कर करके 70 लाख लोगों का वेरिफिकेशन फिर से रीवेरिफिकेशन हो रहा है बंगाल में। ठीक है। तो ये इलेक्शन वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी, अनमैपिंग करने की जिम्मेदारी ये चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग वही काम अपना दुरुस्त से कर रहा है। अब जहां तक रहा घुसपैठिया पकड़ना, देखिए उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, महाराष्ट्र ने शुरू कर दिया, हरियाणा ने शुरू कर दिया, पुलिस वेरिफिकेशन लगातार करती जा रही है, हड़कंप मचा हुआ है, भाग रहे लोग इधर से उधर, डिटेंशन सेंटर भी बना दिए। तो ये सब डेटरेंट एक्ट है, ये पकड़ाएंगे भी और इनको हम लोग वापस बांग्लादेश में भेजेंगे भी। लेकिन सबसे जरूरी है भी जो चुनाव आयोग कर रहा है कि ऐसे लोगों का नाम हमारे मतदाता सूची में न हो, इसलिए क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री घुसपैठिया नहीं तय कर सकता है। ये क्लैरिटी में बात समझिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। ठीक है। मेरे साथ टीएमसी से स्वयं पुरोहित हैं। स्वयं पुरोहित जी, अब सवाल यह है कि मैं ममता दीदी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने तो ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं साबित करूंगी कि मैं यहाँ की नागरिक हूं, मैं एसआईआर की प्रक्रिया में भाग नहीं लूंगी। महिलाओं को वो भड़का रही हैं कि तुम्हारा अधिकार छीनने के लिए इस एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और तुम्हें लड़ाई लड़नी है घर के बर्तन भांडों से। मतलब ये किस तरीके का ऐलान जंग है? ये किस तरीके के कंफ्यूजन ममता दीदी पश्चिम बंगाल में फैला रही हैं और क्यों फैला रही हैं? हमने देखा पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर की प्रक्रिया लागू हुई तो कितने बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जाने के लिए इकट्ठे हो गए, फिर भी इस प्रक्रिया पर सवाल। नहीं, देखिए अनुराग जी, मैं आपको एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि आपकी ऑफिस में नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उससे बिना अनुमति लिए कोई भी आपकी ऑफिस में प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं। जिम्मेदारी अगर करेगा, अगर कर लेगा कोई भी व्यक्ति तो नहीं करेगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर बीएसएफ अगर किसी को एंट्री करने दे रहा है और एग्जिट करने दे रहा है, इसका मतलब विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स, नॉट विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स जिम्मेदार नहीं, सुनिए स्वयं जी, कंफ्यूजन थोड़ा सा नहीं, कंफ्यूजन इसलिए मत फैलाइए क्योंकि गृह मंत्री देश के इस पर जवाब दे चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए रिवेरियन बॉर्डर है, वहां पर कितना नदी का इलाका पड़ता है और कैसे वो पूरी प्रक्रिया वो समझा चुके हैं। इसमें सिर्फ अपनी सेना को, बीएसएफ को दोष देना ठीक नहीं है। देखिए नहीं, दोष नहीं देंगे। अगर जो सीमा प्रहरी है और अगर उनको लांग करके कोई, आप बोलते हैं रोहिंग्या, इनके नेता बोलते हैं 1.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में वास करते हैं, 1.5 करोड़। अभी तक इलेक्शन कमिश्नर का कोई बयान आया है कि इतने लोगों को हमने डिटेक्ट किया, डिलीट किया, डिपोर्ट किया? नहीं आया। ये एक तो मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं आपको ट्विटर में, हमारे एमपी साकेत गोखले राज्यसभा के एमपी है, जिन्होंने 4 तारीख को, पिछले 4 दिसंबर को उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमिश्नर से। उनका ये नंबर बता रहा हूं आपको, 31935 फाइल्ड बाय साकेत गोखले। इसमें बिहार में एसआईआर हो चुका है, चुनाव भी हो चुका है, मगर बिहार में डुप्लीकेट एपिक नंबर आइडेंटिफाइड बता रहा है आज भी 11,295 और पूरे देश में 3,26,000 डुप्लीकेट। यह इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जवाब है। तो इनके पास में सिस्टम ठीक नहीं है, इनकी प्रणाली ठीक नहीं है। जो सवाल उठ रहा है वो सिर्फ एसआईआर पे नहीं उठ रहा है, इनकी जो प्रणाली आप ठीक करिए ना। हर साल वोटर रिवीजन होता है, आप चुनाव डिक्लेयर करने के 1 महीने पहले फ्रेश वोटर लिस्ट देने दीजिए, चुनाव कराइए। आप आज चुनाव कराइए, पुराने 2024 में जो चुनाव हुए थे उसी वोटरों से आप जीत करके आए हैं। मगर आप इस तरह की, आपके नेता बयानबाजी करते हैं कि 1.5 करोड़ रोहिंग्या घुसे हुए हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप मुझे बताइए। गृह मंत्रालय क्या ममता बनर्जी के हाथों में है? नहीं, स्वयं पुरोहित जी, आपको बांग्लादेश बॉर्डर पर जो लोग वापस बांग्लादेश में जाने के लिए इकट्ठा है वो नहीं दिख रहे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। इनके नेता शुभेंदु अधिकारी जाते हैं, अमित शाह से मीटिंग करके आते हैं और यहां पे बयान देते हैं 1.5 करोड़ घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो 1.5 करोड़ घुसपैठिए जिनके पास वोटर कार्ड है, जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड है, वो सब इस देश के नागरिक है। अगर उनको आपकी सरकार ने वोटर कार्ड चाहे आधार कार्ड, ये केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित होता है। अरे तो इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। तो राज्य सरकार पे आरोप लगाना, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। आसाम के अंदर में, त्रिपुरा में कैसे हो रहा है आप देखिए ना। एक्सटेंशन हो रहा है, डेट एक्सटेंशन हो रही है, 50 बीएलओ मर गए। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ऐसा हो रहा है क्या कि 50 बीएलओ आज देश के अंदर में मर गए? राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी प्रांतों में लोग जो मरे हैं,
लगा दिया है, पीछे काम में लगा दिया है कि आप लगे रहिए इस काम के अंदर में। देश की जनता क्या मूर्ख है क्या? पश्चिम बंगाल की जनता को आपने मूर्ख समझा है कि आप इस तरह का आप एक ढकोसला दिखाएंगे? संसद की आपकी जो भाषा है कल पूरे देश से सुनी है, आपने कैसी भाषा का उपयोग किया। टीवी चैनल में अगर आप बोलूंगा तो आप ही बोलेंगे कि आप ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, मगर वहां उनको टोकने वाला कौन है? संसद में उनको रोकने वाला कौन है? ओम बिरला जो बैठे हैं चेयर पे वो भी चुप रहते हैं, हंसते हैं, वो विपक्षियों को बोलते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, मैं गृह मंत्री की भाषा की पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन ये कहना कि गृह मंत्री खतरनाक है, गृह मंत्री की एक आंख में दुशासन है, दूसरे में दुर्योधन है, ये भाषा ठीक है क्या? दीदी ने कहा ये भाषा ठीक है? एकदम है, एकदम है। अब बताइए, अरे अहंकार है। अगर आज रावण भी होता ना, देश के गृह मंत्री की एक आंख में दुर्योधन दिखता है और एक में दुशासन दिखता है, ये भाषा ठीक है? और ये कहना गलत है कि अपने भाषण को कैसे देना ये मैं तय करूंगा, ये कहना गलत है। मतलब नहीं, भाषण आप पब्लिक के बीच में भाषण दीजिए ना। संसदीय प्रणाली की मर्यादा को रखना आपका धर्म है, आपका कर्म है। मगर आपको पता है वाजपेयी जी ने क्या कहा था राजधर्म को निभाने की जब बात आई थी? क्या कहा था 2002 में वाजपेयी जी? जो वाजपेयी जी ममता बनर्जी को भी मानते। अरे 2002 से ये जमाना 23 साल आगे बढ़ चुका है। 23 साल आगे बढ़ चुका है, आप भी थोड़ा आगे बढ़िए अब। हाँ, ये बात इन लोगों को कौन समझाएगा कि 1.5 साल पहले डॉक्टर अजय आलोक काउंटर, डॉक्टर अजय आलोक काउंटर, ठीक है, आगे चल गया, मगर ये ठीक है, स्वयं पुरोहित आता हूं, समझाइए ना, ठीक है, समझाने से बढ़िया। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब इनसे ले लेता हूं, डॉक्टर अजय आलोक जी। धन्यवाद। पुरोहित जी ने कहा कि 2002 में वाजपेयी जी ने क्या कहा था। पुरोहित जी सुनिए, 2004 में ममता दीदी ने फ्लोर ऑफ हाउस पे क्या कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में भर गए हैं, केंद्र सरकार को निकालने की जरूरत। ये ममता दीदी के डायलॉग थे ना। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अरे कहा था या नहीं, वो तो पूरी दुनिया ने देखा था भाई, वाजपेयी जी ने क्या कहा था। स्वयं पुरोहित जी, वो तो पूरी दुनिया ने देखा था, वो कोई बंद कमरे में कान में थोड़ा ही कहा था। अरे इसका क्या कोई जवाब देगा? कहा था वाजपेयी, सवाल नहीं कह रहा हूं, राजधर्म का निर्वाह करें, कहा था, उसमें क्या दिक्कत? वो तो वीडियो है। वही बेशरम लोग। नहीं, ये भाषा पे सही है, भाषा पे 2004 में ये भाषा पे संयम रखिए। 2004 में ममता जी ने क्या कहा था लोकसभा में, वो याद दिला रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में भर गए हैं, वामपंथ सरकार इन लोगों को प्रश्रय देती है, इनके वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है, इनको राशन कार्ड बनवा रही है और इनको तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है। तो जब ये काम सरकार करेगी तो वो आदमी नागरिक बन जाएगा, जो अभी आप कह रहे थे कि जिसके पास वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो भारत का नागरिक है। कोई फर्जी तरीके से आके ये ले लेगा तो नागरिक बन जाएगा। यही तो दिक्कत है आपकी। तो दुकान से आप लोग नहीं है, कोई बांग्लादेशी आके अगर ये सब बनवा लेगा तो भारत का नागरिक नहीं है। क्या आधार कार्ड ले लेगा कैसे दुकान से? थोड़े परचून की दुकान पर आधार कार्ड थोड़े मिलता है डॉक्टर अजय आलोक, ये बना कैसे आधार कार्ड घुसपैठिए का? अरे सुनिए, अरे स्वयं जी रुक जाइए। यही बात कल अनुराग जी, यही बात कल अमित भाई ने बताई, माननीय गृह मंत्री ने यही बात कल हाउस में बताई। ये लोग बहरे हो गए, सुनाई नहीं देता, सिर्फ अपना बोलना है, बीच में जबरदस्ती कूदना है। कल उन्होंने यही बात बताई कि बॉर्डर पोरस है। अरे अब चुप रहिएगा, चुप रहेंगे तब तो कोई कुछ बोलेगा। मेरी आदत नहीं है चाय करने की, बोलिए बिना मतलब में बीच में कुछ पता है नहीं, बीच में क्या बोल रहे हैं। 6 राज्यों के बॉर्डर लगते हैं, पश्चिम बंगाल ने बॉर्डर में फेंसिंग नहीं करने दी है, ना पश्चिम बंगाल ने फेंसिंग नहीं करने दी है, बाकी सारे राज्यों में फेंसिंग खत्म हो गए। क्यों पश्चिम बंगाल फेंसिंग नहीं करने दे रहा? नंबर 1। नंबर 2, पश्चिम बंगाल में जितने घुसपैठिए आते हैं वहां का मुखिया तहसीलदार मिलकर वोटर कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड सब बनवाता है। संदेश खाली में हमने देखा, हर जगह हमने देखा, मुर्शिदाबाद में हमने देखा कि कौन कौन मिला हुआ है, कैसे कैसे बन रहा है वोटर कार्ड, आई कार्ड। सरकार मिलकर बनवा रही है वहां पे। दिक्कत यही ना है, दिक्कत ये जनता तो एक बार आपका इलाज करेगी, आपका भी इलाज करेगी, दीदी का भी इलाज करेगी। ये जो एंजाइटी बढ़ रहा है और हार्ट अटैक आ रहे हैं क्योंकि घुसपैठियों को वापस जा रहे हैं बांग्लादेश, घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, बीपी आप लोग का बढ़ रहा है। इंसान के आगे नहीं। अब तीसरी बात, अब तीसरी बात सुन लीजिए, ये जो तीसरी बात सुनिए। पुरोहित जी, ये लाठी, अरे पुरोहित जी पूजा कर दे, पूजा करिएगा, एक बात सुन लीजिए। अरे लाठी एक बार पूजा कर लीजिएगा, एक बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। सुनिए ना, आप सत्ता में है ना, गांधारी को ना, इसलिए लाठी। अरे सुनिए, काहे बीच में बोल रहे हैं यार, क्या पागलपन है ये? अनुराग जी इनकी को बोलने दीजिए तब। नहीं ठीक है, जब हर चीज में बीच में कूद जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, दोनों ही के पास आता हूँ। प्रदीप भाटी हमारे साथ है। मैं कह रहा हूँ कि
कि गांधारी को हमेशा दोनों आंख में, एक आंख में दुशासन दिखता था और एक आंख में दुर्योधन दिखता था, तो गांधारी को हमेशा दुशासन और दुर्योधन ही दिखेंगे, ठीक है ना? तो बोलने दीजिए उनको। अच्छा ठीक है, प्रदीप भाटी हमारे साथ हैं। प्रदीप भाटी, ये कैसा, मतलब इसको क्या कहें, दोगलापन कहें, इसको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहें? एक तरफ खुद अखिलेश यादव एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, आपके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बांसुरी बजा बजा के फॉर्म भरवा रहे हैं एसआईआर के, और डिम्पल जी कह रही हैं कि सरकार अपने फायदे के लिए एसआईआर की प्रक्रिया करवा रही है। मतलब ये बयानबाजी में आपको कहीं समानता दिखाई देती है, कहीं कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है? देखिए, दोगलापन अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का देखना हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो मैं बता भी देता हूँ अभी 2 सेकंड में। एसआईआर प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं हो रही है, और इसके खिलाफ, एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ कोई नहीं था। एसआईआर प्रक्रिया कितने समय में होनी चाहिए, उसको कितना समय दिया जाना चाहिए। 1 महीने में आपने बिहार के अंदर जो 7 करोड़ के लगभग वोटर थे उनका टाइम दिया, और वहीं उससे दुगना वोटर उत्तर प्रदेश के अंदर है जो 15.5 करोड़ है चुनाव आयोग के मुताबिक भी, उसके भी आप 1 महीने के अंदर कराना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये भ्रम की स्थिति, अस्थिरता, अराजकता फैला के आप देश के अंदर अपने और बाकी मुद्दों को, गुल मुद्दों को छोड़ना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। दूसरी बात, एक अभी सवाल उठा कि भाई आप होते कौन है? मैं इस देश का नागरिक हूं, इस देश में संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना मेरा कर्तव्य है। तो ये अगली बार से आप ना कहें कि आप होते कौन है। मैं विपक्ष का नेता होने के साथ साथ विपक्ष इस देश का नागरिक, चुनाव आयोग इसलिए सुनिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अनुराग जी, नहीं, ये तो मोहम्मद अमीन साहब ने कहा था किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं। तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि उस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जितने वो नागरिक हैं। और 3 चुनाव आयोगों ने क्या सवाल उठाए हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है अमीन साहब को। अमीन साहब तो कुछ दिन पहले मेरे साथ किसी और डिबेट किसी चैनल पे थे, वो कह रहे थे डिटेंशन सेंटर और डिपोर्ट करना या एक रिपोर्ट देना ये चुनाव आयोग का काम है, और आज कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। तो आज यहाँ कहना और कल यहाँ कहना, मुझे ज़्यादा अमीन साहब के ऊपर डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन आपने ये देखा कि एसआईआर प्रक्रिया को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से घुसपैठ के साथ जोड़ा। ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि 11 साल से सरकार जब है तो घुसपैठ की समस्या क्यों बनी हुई है और कितने घुसपैठी भेजे गए, लेकिन इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब मैं आज क्लियर कर देता हूं कि कितना इन्होंने घुसपैठिए भेजे और कांग्रेस ने कितने भेजे, दोनों का मैं बता देता हूं आपको। 2 साल की आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न नंबर 385 के जवाब में दिया था। श्री हुसैन दालवाई साहब ने भेजा, ये सवाल पूछा था। सिर्फ 445, 1 साल के अंदर 445 और 1 साल के अंदर 299 बांग्लादेशी इन्होंने भेजे। 1730 और 1580 इतने घुसपैठिए गए, जिसमें से ज्यादातर नाइजीरियन थे। 700 से 800, 70 to 80% नाइजीरियन थे, अबव 65% नाइजीरियन थे। तो घुसपैठिए इन्होंने कितने भेजे? 12 और 13 में 5602 और 2013 में 6504 इतने घुसपैठिए भेज गए। जब कांग्रेस घुसपैठिए भेज रही थी तो ये घुसपैठी नहीं चिल्ला रहे थे। आज जब घुसपैठियों को हर चीज से जोड़ा जा रहा है, और जहां ये अभी थोड़ी देर पहले अजय आलोक बात कर रहे थे डिटेंशन सेंटर खोलेंगे। अजय, सर्दी आ गई है, गरीबों के रैन बसेरा खोल दीजिए, डिटेंशन सेंटर तो बाद में खोलिएगा। और 2022 में पक्का घर देने की बात हुई थी उनसे, वो दे दीजिएगा। और डिटेंशन सेंटर सिर्फ 3 लोगों के लिए खोल दीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इन्हीं 2 सालों में सिर्फ 3, जो मैंने आंकड़ा दे रहा हूं वो प्रदेश वाइज भी बताता हूं, उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को डिपोर्ट किया गया था मात्र। और वो 3 लोगों के लिए अगर डिटेंशन सेंटर खोलना है तो जौनपुर के अपने माफिया के लिए डिटेंशन सेंटर खोल देना, जिसने कबसीरत से 100 बच्चों की जो हत्या की है, निर्मम हत्या की है, उसके लिए डिटेंशन खोल देना। और ये बेरोजगारी, महंगाई और इन मुद्दों से भागने के लिए समय को ये एक्सटेंशन दे के और समय को किस तरह से आप इस्तेमाल करके ये सोचते हैं कि बहस इसी पे हो और बाकी मुद्दे इस देश से गुल हो जाए, तो वो होने वाला नहीं है। और मैंने आपको फैक्चुअली बता दिया एक एक फैक्ट करके कि ये सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी बगरा रही है और कुछ नहीं कर रही है। और सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य कोई घुसपैठिया इस देश के अंदर अगर होता या हो रहे हैं या नॉमिनल हैं भी तो भेजिए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का दायित्व है, इसमें ये कोई नई चीज नहीं करने वाले, लेकिन करते कुछ नहीं है ये, और बातें बड़ी बड़ी करते
करते हैं और उसके साथ किसी प्रक्रिया को जोड़ के और उस प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, वो बिल्कुल ये देश होने नहीं देगा। ये इसमें SIR प्रक्रिया पहले भी हुई है और आगे भी होगी, लेकिन उसको इस तरह से नहीं जोड़ा जाए कि जिस तरह से BLO की हत्याएं हो रही हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। कोई पॉज ही नहीं ले रहे आप तो। अरे अच्छा, ले लीजिए पहले। हाँ, राजीव रंजन हमारे साथ है। ले लीजिए राजीव रंजन जी, सांस आप लीजिए। आपने देश का सांस क्या पहुंचा रखा है? सांस लेने लायक तो आपने छोड़ा भी नहीं है। नहीं, सांस लेने लायक आपने छोड़ा भी नहीं है। जहां पे आप बैठे हैं वहां पे मास्क लगा के बैठना पड़ रहा है। और उसकी भी आपकी पोल खोल देता हूं, 2019 में खोला था 2019 में, और 130 सिटीज को आपने उसके लिए अंदर जोड़ा था। सांस की बात करी, सांस लेना, वो चुटकी ले रहे हैं आप। ठीक है, AQI पे हम बहस कर चुके हैं, छोटे बच्चों को AQI पे हम बहस कर चुके हैं, तो वो वाली बहस में ना जाए। सांस लेना इन्होंने ले लीजिए पॉज, सांस मत लीजिए, पॉज तो ले लीजिए। सांस नहीं ले पा रहे हैं इस आबो हवा में, पॉज तो ले लीजिए। ठीक है, राजीव रंजन जी, आप तो सरकार में हैं, आपने कभी सरकार से सवाल पूछा कि 2014 से आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, आखिर इतने 11 सालों में घुसपैठिए आ कैसे गए? और जो आप लाखों की संख्या में तादाद बताते हैं कि घुसपैठिए थे, उनमें से मात्र कुछ घुसपैठियों को वापस क्यों भेजा गया? इन आंकड़ों में असमानता क्यों है? क्या कभी सरकार में रहते हुए सवाल पूछा गया JDU की तरफ से? देखिए, अभी पूरी बहस मैं सुन रहा हूं और ऐसे ही सवाल बिहार के चुनाव के समय में भी विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे थे। SIR को लेकर सड़कों पर भी कोहराम मचाया इन्होंने, न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ के समक्ष भी गुहार लगाई और जनता की अदालत में चारों खाने चित भी हुए। पूरा चुनाव इनकी कोशिश थी कि वोट चोरी को मुद्दा बनाएं और निर्वाचन तंत्र की जो उनकी अखंडता है उनके उस पर सवाल खड़े करें। हम पूरे चुनाव को देखते रहे, लेकिन लोगों ने तवज्जो नहीं दिया और SIR कहीं कोई मुद्दा नहीं था। अजय आलोक ने आपको बिल्कुल साफ साफ बताया कि हम निर्वाचन आयोग की ओर से तो कोई बात करने आए नहीं है। नागरिकता को लेकर जो 1955 का अधिनियम है वो तय करता है कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय नागरिकता को लेकर के फैसले लेगा। तो ये इसके बाद की जो प्रक्रिया है उन्हें सुनिश्चित करनी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बिहार के नतीजों से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या देश के जिन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR हो रहे हैं उन्हें सबक जरूर लेना चाहिए। जनता से जुड़े सवाल जो उनके सरोकार के सवाल हैं उस पर बात करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने जब शासन किया जनता को निराश किया, इसलिए अपनी उपलब्धियां भी आप नहीं बता पाएंगे। हमारी खामियां आप इतनी बार गिना चुके हैं और इतनी बार आप जनता की अदालत में पिट चुके हैं कि वो मुद्दे भी आपके नहीं ठहरने वाले हैं। तो अब वोट चोरी, SIR, इलेक्शन कमीशन, EVM हैक हो गया और ये आप एक स्क्रिप्ट आप तैयार करते जाते हो। जब बुरी तरह हारेंगे तो कहेंगे मैंने तो पहले ही आशंकाएं जाहिर की थी। नहीं, आशंका नहीं थी। अरे राजीव रंजन जी, राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल उन्होंने उस पर डिबेट की भी मांग की है। तो वो केवल आशंका नहीं थी, वो उन्होंने सबूतों के और तथ्यों के साथ बात रखने का दावा किया था। देखिए, मैंने उन सबूतों को भी देखा है और जिस ब्राजीलियन सोकॉल्ड ब्राजीलियन मॉडल का नाम उन्होंने लिया और एक व्यक्ति के 243 मतदान केंद्रों पर वोट करने की बात कही, मुझे कई बार हैरानी होती है। ऐसे बचकाने आरोपों के जरिए कांग्रेस, देश की ओल्ड ग्रैंड पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, कहां राहुल जी पहुंचा दिए। राहुल जी मजबूत होते गए कांग्रेस में, कांग्रेस कमजोर होती चली गई और इसीलिए कि वो मुद्दों को नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या द्वंद्व है, क्या मंथन चल रहा है, जनता को क्या कुछ चाहिए। सवाल बराबर जनता के पास हैं, बेहतरी की अपेक्षाएं उसकी रहती है, उसका जीवन बेहतर बने, इसके लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष, ये लोकतंत्र का तकाजा है और जनता चाहती है। लेकिन विपक्ष अगर खुद राजनीतिक हाराकिरी करने के लिए तैयार है, जो जिस तरीके के आत्मघाती बयान और जो फैसले उनके, ठीक है शान आनंद जी,
एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जितने सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं उतने शायद ही किसी पार्टी ने खड़े किए हों। जाहिर सी बात है, कल राहुल गांधी को भी हमने डिबेट के दौरान सुना। डिबेट तो नहीं थी, हाँ, लेकिन वो भाषण था गृह मंत्री का, उस दौरान वो बोले और उन्हें बोलने दिया गया। लेकिन उसके जवाब में गृह मंत्री ने ये बताया कि कैसे नेहरू जी से लेकर और कांग्रेस के अंतिम शासन काल तक 3 बार एसआईआर की प्रक्रिया का नाजायज इस्तेमाल किया गया, उसका नाजायज लाभ लिया गया। क्या कहेंगे इस पर कि आज आप ऐसी प्रक्रिया पर एसआईआर की सवाल उठा रहे हैं जिस पर जनता को कोई शक व शुबा नहीं है? सभी को नमस्कार। देखिए, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन कह रही है। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। उन्होंने जस्टिस सुधांशु धूलिया ने क्लियरली कहा कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 14, 21, 324, 325 को वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन को। ये उन्होंने 2 बार कहा। दूसरी बात, जब घुसपैठियों की बात प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को कही कि हम इस देश से घुसपैठियों को निकालेंगे, बिहार में एसआईआर हुई, सिर्फ 400 घुसपैठिए निकले, 66 लाख वोट काट दिए गए, 22 लाख वोट जमा कर दिए गए, जिसके अंदर 5 लाख फॉर्म आज तक फॉर्म 7 अपलोडेड नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास रिसीव नहीं हुए। कल अमित शाह जी ने सर खुजाते हुए, गाली देते हुए 8 झूठ कहे। पहला उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट में वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये अमित शाह जी ने कहा। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने खुद लॉ बनाया और सीजीआई को उस पैनल से हटाया। दूसरा झूठ, इलेक्शन कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में हमेशा से इम्यूनिटी थी। सच्चाई यह है कि कभी भी आरपी एक्ट के अंदर सीईसी को, इलेक्शन कमीशन को कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी। अगर वो गलत करते थे, वॉयलेट करते थे, तो उन पे मुकदमा होता था। फिर बीजेपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा वायनाड और अमेठी में, और वो चुने कैसे जाते थे ये भी अमित शाह जी ने बताया कल। नहीं, देखिए, चुने कैसे जाते थे, जैसे एसआईआर जब पहले हुई 2002 में, तो 8 महीने में पूरे देश में आईआर हुई, लेकिन आज एसआईआर 1 महीने में, 30 दिन में, 40 दिन में पूरे प्रदेशों में हो रही है। चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कही कि इलेक्शन कमीशन के पास स्टेट वाइज एसआईआर करने का कोई हक नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब बिहार में 10,000 वोटिंग से 3 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 1 करोड़ लोगों को बढ़ते हैं, 1 लाख महिलाओं को बढ़ते हैं, तो इस पे इलेक्शन कमीशन कोई कुछ क्यों नहीं कहती? देखिए, ये एक बार मोदी जी ने बिहार में कहा था कनपट्टी पे कट्टा, वो मैसेज था इलेक्शन कमीशन के लिए। इसलिए जो उन्होंने स्क्रिप्ट दी 204 सी से एनडीए की आ गई, वही कट्टा इलेक्शन कमीशन ने आज बीएलओ के ऊपर रख दिया और 40-45 बीएलओ की मौत हो चुकी है यूपी में। पूरे एसआईआर के प्रोसेस के अंदर आज तक एक भी जवाब नहीं। मलूक नागर हंस रहे हैं आपकी बात पर। नहीं, देखिए, सच्चाई है, 40 लोगों की मौत के बाद अगर मलूक नागर या अजय लोग हंस रहे हैं, मैं अजय लोग से पूछना चाहता हूं कि वोट चोरी के बाद ये जो जीत का जश्न आप बनाते हैं, आपको खुशी होती है? आज पूरा देश कह रहा है कि वोट चोरी से वोट चोरी का सबूत कहां है मालिक? वोट देखिए, हरियाणा में वो लोग कहां हैं? वो लोग कहां हैं? 65 लाख वोट कट गए, 65 लोग भी तो दिखाइए अपने साथ बिहार में, आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, पहला जवाब, जब 22 लाख बिहार में वोट बढ़ाए गए, उनके फॉर्म 7 5 लाख लोगों के रिसीव नहीं हुए, तो वो वोटर ऐड कैसे हो गए? पॉइंट नंबर 2, जब हरियाणा में 25 लाख डुप्लीकेट वोटर जिनके एड्रेसेस पे 0 लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन जवाब देती है कि जिनके पास घर नहीं होता वो वोटिंग कर सकते हैं, तो वो उनके वोटिंग राइट बने कैसे? देखिए, आज पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से लाखों, 1 लाख एपिक नंबर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश को दिखाए कि ये लोग वोटर्स नहीं है, ये यहां पर नहीं रहते, वो वोट कैसे देने आए। वीडियोस आई कि करनाल इसीलिए तो ऐसा हरियाणा में नहीं हुआ था ना एसआईआर। बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई है बिहार से, तो ये एसआईआर की प्रक्रिया इसीलिए तो जरूरी है। देखिए, ईवीएम मैनिपुलेशन कहां किया, किसने किया? नहीं, आप कर पाए? चुनाव आयोग ने जब बुलाया, कोई पार्टी कर पाए मैनिपुलेट ईवीएम को? क्यों नहीं कर पाए आप? जितना आसान था तो आप करके दिखाते कि ऐसे होती है ईवीएम मैनिपुलेट। ईवीएम मैनिपुलेट, हिट एंड रन, ये क्या बात हो गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है, वो चोरी चकारी नहीं करते हैं। देखिए, ईवीएम हैक करने के लिए क्या पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से अपनी सरकार बना रही है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो। मेरी बात को समझिए, क्या जरूरत थी? समझना नहीं होता है, साबित करना होता है। समझना नहीं होता है, ना निशान जी, समझना नहीं होता है, साबित करना होता है। मलूक नागर, आप बहुत हंस रहे हैं। 25 लाख एपिक नंबर देश के सामने रखे गए, मलूक नागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख फर्जी वोटर देश के सामने रखे गए, इससे ज्यादा क्या सामने रखा जाए? मैं समझ गया। निशांत आनंद जी इतनी गंभीर बात कर रहे हैं मलूक नागर जी, और आप हंस रहे हैं, ये कोई हंसी की बात तो है नहीं। देखिए मुस्कान साहब, 1952 से 2004 तक 21 बार एसआईआर हुआ
तो क्या वो गलत हुआ? और अगर कहीं गलत हुआ और इन्होंने चोरियां करी, इन्होंने बेईमानी करी और चोर की दाढ़ी में तुनका, तो फिर ये अब जो सोच रहे हैं, इनके खुद द्वारा एडमिट फैक्ट है कि इन्होंने पहले गलत काम करते रहे हैं 55-60 साल में। तो आज वही गलत काम भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से करा रही है। आज का सवाल यह कि आज वही काम इलेक्शन कमीशन से करा जा रहा है। बात कह ली, अब सुन लीजिए। नहीं, आप इसका मतलब ये कह रहे हो आप 55 साल 60 साल आपने गलत काम करे। दूसरा, दो अलग अलग इश्यू हैं जो दोनों को ये मैच करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी पार्टियों में सब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। दो अलग अलग चीज हैं, एक तो घुसपैठियों की, और एक इन्होंने बिहार में कहा 66 लाख वोट काटे, 22 लाख जमा करे, 44 लाख लोगों की वोट कटी। तो ये एक तरीके से जो कह रहे हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं, जहां 2 जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, जो मर गए हैं उनकी वोट है, और तेजस्वी यादव जी जो इनके पार्टनर, कुछ लोगों ने डबल वोट बनवा रखी हैं। तो 44 लाख जो वोट आई हैं, क्या ये मानते हैं कि वो गलत थी? और राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसी काम को SIR कर रहा है। तो ये इतना कंफ्यूजन में क्यों है? अभी यूपी को ले लें हम, इन्होंने पहले टाइम का करा, टाइम भी आगे बढ़ा, करीब 1.5 करोड़ के करीब वोट वहां ऐसा निकल के आ रहा है जिसमें कि कहीं है ही नहीं। तो ये तड़फ क्यों रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? अब आती है घुसपैठियों की बात। अगर घुसपैठिए 11 साल से पहले इस देश में आ गए थे और कहीं से भी आए जब इनकी सरकारें थी, अगर उनकी पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठिए निकाले? पूरे पिछले 11 सालों में 3700 घुसपैठिए निकाले। बिहार में 400 घुसपैठिए निकाले। यूपी की सरकार में 90,000 घुसपैठिए निकाले। पढ़े लिखे ज्यादा है, रोको ना प्लीज। बता रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा फिर। हाँ नहीं बोलिए, पढ़े लिखे ज्यादा है ना, तो इनको रोको। आप बोलिए। वो ये 17वीं लोकसभा में 2023 में एक बिल आया था, अमेंडमेंट, जिसमें BSF को ताकतें ज्यादा दी थी। तो ये बेचारे, इनको तो पता भी नहीं होगा कुछ भी, पढ़े लिखे ज्यादा हैं जो। तो सबसे ज्यादा विरोध उसका सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने और ममता जी की पार्टी ने करा। और पूरे देश के चारों तरफ करीब 2400 किलोमीटर जो बाउंड्री है देश की, उस पे करीब 2000 किलोमीटर के आसपास फेंसिंग हो गई है। और बंगाल में जो फेंसिंग अभी नहीं हुई है, तो क्या कारण है इसका? ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी जी कभी ममता जी से पूछते हैं ये क्या है? मुस्कान साहब ये पोर्ट्रेट करना चाहते हैं मुसलमानों को सबको इकट्ठा करके। अरे हमारे देश के जो मुसलमान हैं, भारत सरकार की, प्रदेश सरकारों की जो स्कीम है, उनका फायदा उनको मिलना चाहिए, ना कि बांग्लादेश के मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमान आकर के हमारे देश के मुसलमानों का हक छीने। अब पूरी पार्लियामेंट में पूरी चर्चा हुई, EVM पा जाएंगे, अरे कौन ले गया? कांग्रेस। SIR पा जाएंगे, किसने सब ज्यादा कराया? कांग्रेस ने। राहुल गांधी पे जो आरोप लगाते हैं वही SIR कर रहा है। संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने आदेश दिया, पालन करते हुए काम कर रहे हैं, अभी भी नहीं मान रहे, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। पार्लियामेंट में साफ हो गया। तो क्या ये माने कि कांग्रेस और साफ हो गया कि अमित शाह ने 8 झूठ बोले रखते हैं और ये लोग संविधान को ना मानने वाले लोग हैं और इनके दोगले चेहरे हैं। ये लोग संविधान के बिहार में, हरियाणा में चोरी की सरकार बनी है। संसद में साफ हो गया कि वोट चोरी के बिना अगर आज CCTV की फुटेजेस मिल जाए तो प्रधानमंत्री वाराणसी से भी चुनाव हारेंगे। आज देश में साफ हो गया कि भाजपा सिर्फ वोट चोरी से सरकार बना रही है। ठीक है। अरे भाई निशांत आनंद जी, कम से कम तथ्यों पर बात किया कीजिए। नहीं निशांत आनंद जी, कम से कम ठीक है निशांत आनंद जी, कम से कम तथ्यों पर बात कीजिए। CCTV फुटेज मिल जाए, 45 दिन के अंदर CCTV फुटेज कोई मांगता नहीं है। चुनाव आयोग ने CCTV फुटेज का प्रावधान अपने लिए जोड़ा था, आपके लिए नहीं। और फिर भी अगर आप सबूत मांगते हैं, 45 दिन के अंदर कोई नहीं सुबह, 45 दिन आप विदेश में घूमते हैं, फिर आकर कहते हैं कि CCTV फुटेज डिलीट कर दी गई। तो तथ्यों पर रहा कीजिए, तथ्यों पर रहा कीजिए। ठीक है, मैं स्वयं पुरोहित
आपके पास जाऊं, मैं आता हूं, मैं जवाब दे दीजिए। नहीं निशान जी, आपने ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है। आपने 8 आरोप साबित हो गए बता दिया, कुछ साबित नहीं। अमित शाह ने 8 झूठ बोले, ये साबित हो गया। किसने साबित किया? सेल्फ सर्टिफाइड। आपने अमित शाह के बोले को अपने आप झूठ लिख के सर्टिफाइड कर दिया, है ना? आपने देश के गृह मंत्री के बोले को अपने आप झूठ कह के सर्टिफाई कर दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देश की जनता समझदार है, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। 400 घुसपैठिए निकले हैं बिहार में। ठीक है स्वयं पुरोहित जी, सवाल यह है कि विपक्ष के तमाम एसआईआर के विरोध के बावजूद भी बिहार की जनता ने एसआईआर की प्रक्रिया को फॉलो किया, किसी ने विरोध नहीं किया। 65 लोग भी आकर के विपक्ष के साथ खड़े नहीं हुए। आपको लगता है पश्चिम बंगाल में अगर ममता दीदी इसका विरोध करेंगी तो कुछ उनको फायदा होगा? बिहार का आपके सामने रिजल्ट सामने है बिहार का। नहीं, आप विरोध की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कभी भी एसआईआर के विरोध की बात नहीं की। ममता बनर्जी वो तो आरजेडी ने भी नहीं की थी, वो तो कांग्रेस ने भी नहीं की। इनकी जो प्रक्रिया है, आप पहले आर्ग्यूमेंट सुनिए। आप अगर आप जवाब नहीं सुनेंगे, आप अपनी बात मेरे मुंह में डालेंगे तो मैं कुछ नहीं डाल रहा आपके मुंह में। एसआईआर की प्रक्रिया क्या है? आप चाय लेके बैठे हैं, वही पीजिए। ये जो फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए जिस तरह से ये देश के अंदर में इनके पास समय 1 महीने का समय था। 1 महीने का समय कम था। अगर आप 2023 के अंदर में आपको करवाना 1-2 साल का समय रहता है, आप आराम से करवाइए, चिल्लाइए मत। टीवी चैनल में गला मत फाड़िए, मैं भी फाड़ सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ आपसे ज्यादा। मगर पश्चिम बंगाल के ऊपर जो आपकी नजर है कि किस तरह से 2021 का चुनाव आप हारे, 2019 हारे, 2024 में आपके वोट प्रतिशत कम हुए और आपकी सीटें भी कम हुई। आप हारने के बाद में नया सगुफा लेके आते हैं कि इस तरह से हम जीतेंगे, तो आप फिर तैयार। अरे स्वयं पुरोहित जी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी तारीख बढ़ाई जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार की या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तैयारी नहीं है। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, सब बढ़ा सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की बढ़ाई जा सकती है तो ओटीपी से आप आधार कार्ड जैसे बनता है, ओटीपी से अगर आप वोटर कार्ड क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? वो आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। घर घर में कागज के टुकड़े, आपको शर्म आनी चाहिए। टीचरों को घुराया जा रहा है, आपको लज्जा आनी चाहिए। जो बीएलओ मरे हैं, इसके पहले कल गृह मंत्री जी ने बयान दिया था 1952 में हुआ, 54 में हुआ, 56 में हुआ। कब बीएलओ मरे भाई? कब मरे? आप क्या इसी से? अरे तो कहां रिपोल? बिहार में रिपोल नहीं हुआ? पहले ऐसा होता था क्या स्वयं पुरोहित जी? रिपोल मैं जो बीएलओ मरे हैं उनके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन बिहार में एक भी रिपोल नहीं हुआ। बिहार में एसआईआर के बाद एक भी रिपोल नहीं हुआ। राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। राजीव रंजन, अच्छा रुक जाइए स्वयं जी। अगर आप बात कर रहे हैं 3 दिन पहले, बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं 3 दिन पहले तक महिलाओं के अकाउंट में, ठीक है, बिहार की बात राजीव रंजन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। राजीव रंजन करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये नाच नहीं है, मैं अभी सुन रहा था, वोट बेचेगा। नहीं, अरे आप तो बुरी तरह हार चुके बिहार, अब तो चुपचाप रहिए। बुरी तरह जनता ने नकार दिया और बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। बंगाल की बारी। अरे लूटने वाले आप लोग हैं, लूटने वाले और दलाल, लूटने वाले और बांटने वाले आप लोग हैं। अरे अनुराग जी, ऐसे बहस थोड़ी होती है। नहीं भाई, स्वयं पुरोहित जी से निवेदन कर सकता हूं कि शांत हो जाइए। और यही बताइए ना, ऐसा तो नहीं है कि ये टीएमसी और कांग्रेस के लिए आपने बहस बुलाई है। ये लगातार अनावश्यक बहस कर रहे हैं। अरे भाई, किसका नाम आपने कहा बोलने के लिए? राजीव रंजन को बोलने के लिए कहा था, लेकिन स्वयं पुरोहित चुप नहीं हुए। चलिए, मेरा समय भी खत्म हुआ राजीव रंजन जी, लेकिन मुझे मेरा दावा है कि एसआईआर पर यह बहस जारी रहेगी, क्योंकि एसआईआर पर अभी विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं है। मैं अगली डिबेट में आपको बुलाऊंगा और आप जहां से आज बात छोड़ रहे हैं वहीं से शुरू कीजिएगा। मलूक नागर जी को भी बुलाऊंगा, कोशिश करूंगा कि यही पैनल रहे। तो टू बी कंटिन्यू कह करके आज सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता मैं क्लोजिंग कमेंट था डॉक्टर अजय आलोक से, लेकिन माफी चाहूंगा उनका क्लोजिंग कमेंट नहीं ले पाया। बहरहाल आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।